का बैकअप लेना, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, कल लास्ट लेक्चर में मैंने अकाउंटिंग शुरू की थी और कुछ बेसिक जस्ट एक डेफिनेशन बताई थी अकाउंटिंग की। ठीक है, तो कोई मुझे बताएगा क्या बताया था मैंने, अकाउंटिंग का क्या मतलब है? अकाउंटिंग में आप सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें करते हो? कौन से 3 प्रोसेस आते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन मैम, बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को क्या क्या करते हो? अकाउंटिंग में करता है ना, मतलब उसके उस रिकॉर्डिंग, हम्म क्लासिफिकेशन और हम्म रिजल्ट। हाँ, आप ये 3 चीजें करते हो अकाउंटिंग के अंदर, उसको रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, कोई भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन है। क्ला, हाँ, क्लासिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग, ये 3 चीजें आप करते हो। अच्छा, अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं, ठीक है, यस मैम। मार्ग सॉफ्टवेयर में अगर मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, इवन नॉट ओनली मार्ग सॉफ्टवेयर, किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है तो किस चीज का यूज करते हो रिकॉर्डिंग करने के लिए? अकाउंटिंग मेन्यू और वाउचर एंट्री। हाँ, अकाउंट्स मेन्यू का फाइनली और वाउचर एंट्री का नहीं, फाइनल रिपोर्ट तो रिजल्ट का पार्ट है। यस मैम। ठीक, तो आप किसका यूज करते हो? अकाउंट्स मेन्यू और स्पेशली उसमें भी वाउचर एंट्री। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। ओके, ठीक है, तो ये आपका अकाउंट्स मेन्यू से क्या करते हो आप? वाउचर एंट्रीज के थ्रू अपनी रिकॉर्डिंग करते हो। अच्छा, अगर मुझे क्लासिफिकेशन करना है तो कहाँ से करेंगे? मास्टर मेन्यू, लेजर एंड ग्रुप। मेनू में एग्जैक्टली, मास्टर मेन्यू जिसमें भी लेजर एंड ग्रुप, ये दोनों का यूज आप किसके लिए? क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हो। क्लासिफिकेशन का मतलब कि आप एक स्पेसिफिक चीज, यानी कि जो जिसका है उस ग्रुप के अंडर डाल दो आप। ठीक है, जैसे सैलरी दे रहे हो तो सैलरी का अकाउंट ओपन करो। ठीक है, और कोई भी अदर एक्सपेंस अगर आप कर रहे हो तो उसका आपको अकाउंट ओपन करना। अच्छा, तीसरी चीज मैंने बताया था आपको कि आप रिपोर्ट देखते हो, तो रिपोर्ट के लिए क्या यूज करते हैं सॉफ्टवेयर में? फाइनल रिपोर्ट, ट्रायल बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस फाइनल बैलेंस। हाँ, राइट। ठीक है, फाइनल रिपोर्ट्स में जिसमें भी आप 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अच्छा, अगर मान लो मुझे अकाउंटिंग के साथ साथ इन्वेंट्री का भी रिकॉर्ड करना है, जैसे मुझे ये रिकॉर्ड करना है कि कौन सा आइटम सेल हुआ, कौन सा परचेज हुआ, तो वो उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ से करेंगे जहां पर आइटम का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा? वो भी अकाउंट मेन्यू और वाउचर में। नहीं, यहाँ से तो आप कैश और बैंक से रिलेटेड रिकॉर्डिंग कर पाओगे ना। यहाँ पर जनरली जो आता है कैश और बैंक से रिलेटेड आपकी अकाउंटिंग आती है। अगर मुझे सिर्फ आइटम की रिकॉर्डिंग करनी है कि अच्छा ये वाला आइटम मेरे पास इतना सेल हो रहा है, ठीक है, लेट्स सपोज मोबाइल फोन, ठीक है, या फिर अगर मैं गारमेंट्स में डील कर रही हूँ तो ये वाले आइटम सेल हो रहे हैं, या मैं या फिर ये वाला आइटम मैं परचेज कर रही हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ से करते हो आप? इन्वेंट्री वाउचर। हाँ, ये जो है ट्रांजैक्शन मेन्यू। ठीक है, इन्वेंट्री वाला पार्ट आप ट्रांजैक्शन मेन्यू से रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, यहाँ से, यहाँ पर आप अमाउंट से, यानी कि कैश या बैंक पर इम्पैक्ट बहुत ही कम पड़ेगा। ठीक है, जब आप सेलेक्ट करोगे तो ही पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप क्रेडिट सेल परचेज करोगे तो इन्वेंट्री का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, अगर इसी आइटम का क्लासिफिकेशन करना है कि किस किस आइटम को सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, या कौन सा आइटम किस ब्रांड का है, वो सारी चीजें आपको करनी है रिकॉर्डिंग, आई मीन क्लासिफिकेशन, तो उसके लिए ये इन्वेंट्री मास्टर। और आइटम से रिलेटेड मुझे रिपोर्ट्स देखनी है तो कहाँ से देखते हैं? कितना स्टॉक में अवेलेबल है, कितना सेल हो चुका है, कितना एक्सपायर हो चुका है, ऐसी रिपोर्ट फाइनल मैं कहाँ से रिपोर्ट्स देखूंगी? कहाँ से? फाइनल रिपोर्ट्स बट फाइनल रिपोर्ट्स में तो कहीं पर भी स्टॉक का आ ही नहीं रहा। देखो यहाँ पर सिर्फ ट्रायल स्टॉक्स में बैलेंस। मैम। एग्जैक्टली राइट, स्टॉक्स में आप जाके यहाँ से देखते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको सारा डिटेल दिखा रहा है, करंट में कितना अवेलेबल है, ठीक, कितना एक्सपायर हो चुका है, कितना
आपका डंप है, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। तो ये तो बेसिक ओवरव्यू था सॉफ्टवेयर का। अब आगे हम लोग, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर समझना है तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अकाउंट्स की, जो मैंने आपको बताया था। तो आई होप अकाउंट्स की डेफिनेशन सबको पता लग गई है। ठीक है, लेकिन अब मैंने आपको बताया रिकॉर्डिंग करनी है अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग करने के लिए कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा क्लासिफिकेशन के लिए भी आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। देखो, जब आप यहाँ पर जाओगे क्लासिफिकेशन करने मास्टर्स मेन्यू में, लेजर मास्टर में, तो सॉफ्टवेयर देखो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? क्रेडिटर्स, डेटर्स, ठीक है, इसके अलावा ये एसेट, इन्वेस्टमेंट, लाइबिलिटीज, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये सब पूछ रहा है। अब अगर मुझे इन सारी चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं कैसे क्लासिफिकेशन कर पाऊंगी? और अगर आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो क्लासिफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, तो अब हम ये समझेंगे कि ये सारी चीजें क्या होती हैं, कैसे आप इसके अंदर लेजर बनाओगे, और किस ग्रुप, किसका लेजर किस ग्रुप के अंडर बनाओगे। अगर आपने उसमें गलती कर दी है तो उसके करेक्ट कैसे करोगे। ठीक, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आती हूँ अकाउंटिंग की डेफिनेशन के बाद, होता क्या है कि कुछ टर्म्स होती हैं, मतलब कभी भी अगर आप अकाउंटिंग कहीं पर भी मेंटेन करोगे तो कुछ जो होते हैं ना इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ अकाउंट होती हैं, या फिर आप ये बोल दो कुछ उनके डेफिनेशन होते हैं। इसके बाद हम लोग पीपीटी देखेंगे, बट मैं पहले थोड़ा सा यहाँ पर बता देती हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग होती है, मतलब इसका क्या मतलब है कि अकाउंटिंग जो होती है वो इसी के आसपास आप देख सकते हो, मतलब इसी के आसपास ही रहती है। जैसे कि बिजनेस अगर आपने स्टार्ट किया है, ठीक है, या फिर कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, ठीक है, या एक्चुअल में अगर मैं बात करूं, अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो बिजनेस में 4 चीज या 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहला, आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसा लगाना पड़ेगा। ठीक, जिसको आप क्या बोल सकते हो कि इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अकाउंट्स की लैंग्वेज में उसको बोला जाता है कैपिटल। कैपिटल। ठीक, तो बिजनेस स्टार्ट होगा तो सबसे पहले कैपिटल की जरूरत है, तो एक कैपिटल इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक, इसके अलावा दूसरा, बिजनेस की कुछ एसेट्स होंगी। ठीक, बिजनेस की कुछ कैपिटल होगी जिससे बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा। इसके अलावा बिजनेस की कुछ एसेट्स होंगी, बिजनेस की कुछ लाइबिलिटीज होंगी। ठीक, बिजनेस की क्या होंगी? कुछ लाइबिलिटीज होंगी, ये हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होती हैं क्या नहीं होती। इसके अलावा बिजनेस के कुछ एक्सपेंसेस होते हैं और कुछ इनकम होती है। ठीक है, कुछ एक्सपेंसेस होंगे और कुछ इनकम होगी। ये 5 चीजें बिजनेस में क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मतलब आप कोई भी, अगर आप किसी भी स्पेसिफिक बिजनेस में जाओगे, ठीक है, तो वहां पर ये 5 चीजें जरूर होंगी। कैपिटल, जिससे बिजनेस शुरू हुआ है, मैंने आज अपना बिजनेस स्टार्ट करना है मुझे, तो बिना उसमें कुछ इन्वेस्ट किए, बिना कुछ कैपिटल लगाए, ठीक है, वो स्टार्ट नहीं होगा। अब कैसे? लेट सपोज मैंने सोचा कि मैं गारमेंट्स का वर्क स्टार्ट करूंगी, तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे स्टॉक खरीदना पड़ेगा। ठीक, फिर अब अगर आपने कैश लगाया, कैश लगाने का क्या मतलब है? उस कैश को आप ऐसे रखोगे नहीं, उसी से आप स्टॉक खरीदोगे पहले। ठीक है, या फिर आप स्टार्टिंग में जो भी 1-2 महीने का आपका रेंट जाएगा विदाउट सेल, आपकी सेल नहीं हो रही बट स्टिल आप क्या रेंट वगैरह पे करोगे, कोई एक स्पेसिफिक जगह देखोगे वहां का रेंट। ठीक, इसके अलावा ऐसा नहीं कि हाँ बिल्कुल ब्लैंक ही जगह पर आप अपना स्टॉक रख दोगे। ठीक है, कुछ आप वहां पर क्या, जैसे कि काउंटर टेबल, ठीक है, या फिर अगर और हम लोग लाइक अगर मुझे और भी एसेट्स लाइक एसी वगैरह खरीदना हुआ, ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं परचेज करूंगी। ठीक, तो ये क्या होता है, इस तरीके से आप, ये सारी चीजें क्या होती है आपके अकाउंटिंग का पार्ट होती है। मतलब जब आप कैलकुलेशन करोगे ना, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट निकालोगे, तो इन सबको इंक्लूड रखोगे। ठीक है, कि कितना पैसा लगाया था, ठीक है, किस किस पे कितना कितना खर्च किया, कितनी एसेट्स है मेरी, ठीक है, और इसके अलावा कितनी लाइबिलिटीज है जो मुझे पे ऑफ करना है। तो ये सारी चीजें आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, मतलब मनी टर्म में उसे मेजर करते हो। अच्छा वाह, ठीक है, ठीक है, अभी देखते हैं कैपिटल। मैंने आपको बता दिया कैपिटल का क्या मतलब होता है, जो भी ओनर पैसे इन्वेस्ट करता है। ठीक है,
तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर, ठीक, सही है, यानी कि जो भी पैसे ओनर ने लगाए तो फिर वो कैपिटल मानी जाएगी। अच्छा, दो लोगों ने मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो दोनों पार्टनर्स हो जाएंगे, वो पार्टनर्स की कैपिटल मानी जाएगी, ठीक है। तो जो भी पैसे आप इन्वेस्ट करोगे अपने बिजनेस में वो सारी क्या कैपिटल मानी जाती है। अब देखो, बिजनेस अगर आप स्टार्ट करोगे तो ऐसा नहीं कि जैसे मैंने बोला कि आप हाँ ब्लैंक जगह में अपना सामान रख दोगे, बिल्कुल खाली जगह में अपना सामान रख दोगे, वहां पर कुछ चीजें जैसे फर्नीचर्स चाहिए होंगे आपको, ठीक। फिर इसके अलावा मान लो कुछ आपने फैन लगवाया, ठीक है, एसी लगवाया, ठीक। इसके अलावा और जो इक्विपमेंट्स होते हैं ऑफिस के, मतलब ऑफिस सेटअप करने की जितनी भी चीजें होती हैं वो एसेट्स का पार्ट होते हैं। इसके अलावा आप आइटम रखोगे, अब गुड्स परचेज करके रखोगे, ठीक है, तो गुड्स भी क्या है, आपकी एसेट है। तो एसेट का क्या मतलब होता है, अगर मैं नॉर्मल इसको एक डेफिनेशन बताऊं तो एसेट में सिंपल ये होता है कि जो भी चीजें आपकी हैं, मतलब जिस पे आपका राइट है या आपको इन फ्यूचर वो बेनिफिट देने वाली हैं, ठीक है। एसेट क्या होती हैं, आप इसको ऐसे भी इजी डेफिनेशन याद करनी है तो फिर, या फिर नॉर्मल आपको समझना है तो एनीथिंग कैन बी कन्वर्टेड इन कैश, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसे आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो वो आपकी एसेट मानी जाती है, ठीक है। और जो ओनर होता है, यानी कि जो भी ओनर होगा जिसने कैपिटल लगाई है, ठीक है, उसका उस पे राइट होता है। मतलब अगर मान लो कि वो एसेट को मुझे कन्वर्ट करके जो भी पैसे मिलेंगे वो किसके पास जाएंगे, ओनर के पास जाएंगे, तो वो चीज बिजनेस की एसेट मानी जाती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, अगर मान लो आपने सोचा कि रेंट पे ले लें तो आपका रेंट का एक्सपेंस होगा, लेकिन आपने सोचा चलो एक बिल्डिंग ही परचेज कर लेते हैं, तो अगर आपने बिल्डिंग परचेज कर ली है तो वो आपकी एसेट है। एसेट क्यों है, क्योंकि जब तक आपका बिजनेस चलेगा आप उसे यूज करोगे। जिस दिन बिजनेस आपने सोचा कि चलो इसे खत्म करते हैं, उस दिन उस बिल्डिंग को आप सेल करके उससे क्या ले सकते हो, पैसे जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो वो चीज क्या हो रही है, कन्वर्टेड इन कैश है, तो वो आपकी एसेट मानी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मान लो आपने फर्नीचर लगाया, आई मीन फर्नीचर वगैरह का काम करवाया आपने, तो वो भी क्या है, एसेट है, ठीक। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया एसी हो गया, एसेट है। और स्टॉक वगैरह जो आपने खरीदा, आइटम जो भी स्टॉक परचेज किया, वो भी सारी चीजें क्या है, आपकी एसेट है। समझ आ रही है चीज? हेलो। हाँ जी। हाँ मैम, एसेट्स के जो आप बताए वो थोड़ा सा एक बार और फिर से बताइए मैम। एसेट्स एक बार और हम लोग देख लेते हैं। एसेट्स का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई भी चीज, ठीक है, जो ओके। हो सकता है या तो कैश की फॉर्म में है, ठीक, अगर कैश में नहीं है तो मैं उसको कन्वर्ट कर सकती हूँ कैश में, वो सारी ओ। बिजनेस की एसेट होती है। जैसे कि कैश, कैश की बात करें, ये बिजनेस की एसेट माना जाता है। अब एसेट क्यों माना जाता है, क्योंकि अभी अगर मेरे पास कैश है तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसे मैं कहीं पर इन्वेस्ट कर सकती हूँ, इससे मैं अपना स्टॉक खरीद सकती हूँ, और अगर मैंने कहीं से पैसे उधार वगैरह ले रखे हैं तो उनको मैं इंटरेस्ट या उसको पेमेंट कर सकती हूँ। तो हाँ, कहने का कैश मतलब है आपकी, कि जो भी हम्म, चीज है उसको हम सेल कर करके कैश में उसको लाना है। सेल करके या फिर कुछ टाइम बाद ऐसा हो सकता है कि वो सेल करके अच्छा। कन्वर्ट हो जाए कैश में, ठीक है, या फिर हो सकता है हाँ। कुछ टाइम बाद वो कन्वर्ट हो जाए। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, अगर आपने बिल्डिंग खरीद ली अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, तो जब तक आपका बिजनेस चलेगा आप उसे यूज कर लोगे, ठीक है। मतलब आपकी ऐसी चीजें, एसेट का मतलब होता है कि जो चीज आपको बेनिफिट देती है, जैसे कैश है, कैश अगर आपके पास है तो वो अल्टीमेटली आपको बेनिफिट दे रहा है, और आप उससे क्या हम्म। कुछ ना कुछ कर सकते हो, कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक, कहीं आप उससे अपने लिए स्टॉक खरीद लोगे। इसके अलावा मान लो अगर आपने स्टॉक खरीद लिया अपने लिए, मतलब आपने अपने हम्म। गुड्स खरीद लिए, गुड्स भी क्या है, ओके। एसेट है। क्यों, क्योंकि अगर आपने आज परचेज किया, उस पर मार्जिन ऐड ऑन करोगे, सेल करोगे, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बिल्डिंग, बिल्डिंग का मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, क्या होती है, ये बिजनेस की एसेट होती है, अगर परचेज करी है आपने तो, ठीक, बिजनेस के लिए। और क्या हो सकता है, बिल्डिंग के अलावा फर्नीचर,
ये बिजनेस की एसेट है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आज मैंने चेयर्स, टेबल्स या ये सारी चीजें खरीद ली, तो जब तक मेरा बिजनेस चल रहा है मैं उसको यूज कर पाऊंगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरे बिजनेस को बेनिफिट दे रहा है। हर महीने या हर साल मुझे वो खर्चा जो करना था वो नहीं करना पड़ रहा। ठीक, तो वो एसेट है। और जब मैं अपना बिजनेस क्लोज करूंगी तो क्या करूंगी, उसको सेल करके उसे कन्वर्ट कर लूंगी कैश में। ठीक है, तो कैश, गुड्स आपके, बिल्डिंग, फर्नीचर और मशीन्स वगैरह, जैसे कि मान लो मेरा मैन्युफैक्चरिंग का काम है, मैंने आज एक मशीनरी खरीद ली है। अब अगर आपने एक मशीनरी खरीदी है 1 लाख 2 लाख रुपए की, या एक मशीन खरीदी है, तो क्या करेगी वो, आपको आने वाले 5 6 8 सालों तक आपको प्रोडक्शन करके देगी, मैन्युफैक्चरिंग करके देगी। तो आपने क्या किया, उस मशीन से बेनिफिट लिया। और जब आपको लगे कि हाँ ये खराब हो गया, तो आप स्क्रैप में उसे सेल करके उससे जितना भी कैश कलेक्ट हो रहा है वो आप ले सकते हो। तो कोई भी ऐसी चीज जो आपको बेनिफिट दे, इसके साथ साथ वो कन्वर्ट हो सके कैश में, ठीक, वो एसेट मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा मान लो मैंने कंप्यूटर खरीद लिया। ठीक, कंप्यूटर का क्या मतलब, जैसे मान लो कि आप, लेट्स सपोज मैंने बिलिंग वगैरह करने के लिए कंप्यूटर खरीदा। ठीक, तो जब तक मुझे लग रहा है कि हाँ बिलिंग वगैरह जो भी हो रही, तो ये भी मेरे ऑफिस की या मेरे बिजनेस की एसेट मानी जाती है। मतलब आपके बिजनेस में जो भी चीजें यूज हो रही हैं वो सारी एसेट होती हैं। ठीक है, जैसे गुड्स हो गया, कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपके ऑफिस में है, ऑफिस पर्पस के लिए, लाइक अगर हम बात करें कैलकुलेटर वगैरह, ये सारी चीजें क्या एसेट मानी जाती हैं। ये चीज समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि आप उसे यूज कर सकते हो, वो आपको बेनिफिट दे रही है। समझ आया? तो बिजनेस इन सारी चीजों के बिना देखो नहीं होगा। आपको सबसे पहले कैश इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो कैश आपकी एसेट है। ठीक है, उसके बाद कुछ आइटम खरीदोगे तो वो गुड्स आपकी एसेट है। ठीक, अगर आपने फर्नीचर खरीद लिया तो फर्नीचर आपकी एसेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप अपने बिजनेस में उस चीज को यूज कर रहे हो। मशीन, अगर प्रोडक्शन का काम है तो मशीनरी आपकी एसेट, कंप्यूटर खरीद लिया तो कंप्यूटर आपकी एसेट्स। ठीक है, अगर मान लो कोई ऐसा लाइक मोबाइल फोन मैंने खरीद लिया, तो मोबाइल भी लाइक अपने ऑफिस यूज के लिए, ठीक है, वो भी एसेट हो जाता है। ठीक है, कंपनी की। या फिर मान लो मेरे एम्प्लॉयज हैं, उनको लेट्स सपोज मैंने 2 मोबाइल फोन दे दिए ताकि वो मोबाइल के थ्रू ऑर्डर वगैरह लें, तो वो ऑफिस की ही क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, बिजनेस की प्रॉपर्टी है, तो फिर वो क्या मानी जाएगी, वो भी एसेट मानी जाएगी। तो वो सारी चीजें ओके। जो आप बिजनेस में यूज कर रहे होते हो, वो सारी चीजें क्या होती हैं, बिजनेस की एसेट होती हैं। क्लियर? आप उसको यूज कर सकते हो जब तक आपका बिजनेस चल रहा है। जिस दिन आपको लगता है कि हाँ बिजनेस खत्म करना है, तो धीरे धीरे आप उन्हें, जो भी आपके बिजनेस की एसेट्स होते हैं ना, उन्हें सेल करना शुरू करते हो। जैसे मैंने डिसाइड किया कि कल मैं अपना बिजनेस खत्म करूंगी, तो मेरे पास जितनी भी मेरी एसेट्स होंगी उन्हें मैं सेल करना शुरू करूँ। जैसे देखो, कैश तो मोस्ट लिक्विड एसेट माना जाता है। मोस्ट लिक्विड एसेट मतलब क्यों? क्योंकि इसको आपको किसी चीज में कन्वर्ट नहीं करना। ठीक है, ऑलरेडी ये कैश है। ठीक है, इस वजह से। लेकिन अगर गुड्स की बात करें, स्टॉक सेल करोगे तो कैश मिलेगा, बिल्डिंग सेल करोगे तो कैश मिलेगा, फर्नीचर सेल होगा तो कैश मिलेगा। तो आप क्या करते हो, जब भी अपना बिजनेस को खत्म करते हो, तो आप अपनी एसेट्स को सेल करना चालू करते हो। तो कोई भी ऐसी चीज जो आपको बेनिफिट दे रही है या जिसका आप बेनिफिट लेते हो अपना बिजनेस करने के दौरान, तो वो सारी आपकी एसेट्स मानी जाती हैं। समझ आया? किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक है, ओके। अभी हम आते हैं लाइबिलिटीज में। किसी को कोई आइडिया लाइबिलिटीज क्या होती है? कोई बताएगा मुझे? कर्ज मैम, कर्ज। हाँ, ठीक है। अब देखो, जैसे कि इसका मतलब होता है उधार, यानी कि जितनी भी, अगर, या तो आपके पास देखो 2 चीजें होनी चाहिए बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हो, या तो आपके पास ज्यादा अमाउंट में कैश हो। ठीक है, अगर आपके पास ज्यादा कैश होगा तो अल्टीमेटली आपको किसी से बाहर से उधार वगैरह लेके और अपना आइटम खरीदने की, ठीक है, या फिर कुछ और कहीं पर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए आपको कहीं बाहर से, मार्केट से
कुछ भी अमाउंट आपको क्रेडिट पे उधार नहीं लेना पड़ता। ठीक, तो लाइबिलिटीज का क्या मतलब होता है? सिंपल, कि आप ऐसी चीजें, जैसे एसेट्स का मतलब होता है कि आप फ्यूचर में बेनिफिट लेते चलते हो, यानी कि अगर बिल्डिंग आज खरीद ली है तो आप उसको लॉन्ग टाइम तक, जब तक बिजनेस चल रहा है, उसे क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। फर्नीचर आज खरीद लिया तो इसे यूज कर सकते हो लॉन्ग टाइम तक। ठीक, लाइबिलिटीज क्या होती है? कि कोई भी चीज, एनीथिंग, ठीक है, विच पे विच नीड्स टू पे ऑफ इन फ्यूचर। मतलब ऐसी चीज जो आपको क्या करना होता है? पे ऑफ करना होता है। कोई भी ऐसी चीज जो आपको इन फ्यूचर आपको पे करना है, वो सारी आपकी क्या होती हैं? लाइबिलिटीज होती हैं। जैसे कि अगर मेरे पास कैश है तो मैं बाहर मार्केट से उधार नहीं लूंगी, लेकिन अगर मैंने सोचा कि अच्छा चलो अभी मेरे पास कैश इतना ही है, बैंक से लोन लेके क्या करते हैं? बिजनेस को एक्सपैंड कर लेते हैं या बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। तो वो जो लोन होगा, हाँ। वो क्या माना जाएगा आपका? लोन फ्रॉम, ठीक है, बैंक। अब बैंक से जरूरी नहीं, हो सकता है आपने बैंक से लोन ले लिया हो सकता है किसी आपने इंस्टीट्यूट से लोन ले लिया हो, या हो सकता है किसी पर्सन से आपने लोन ले लिया हो। तो सारी आपकी लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वो आपका अल्टीमेटली आपको इन फ्यूचर जाके पे ऑफ करनी है विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो वो आपकी क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। तो अगर आपने किसी से लोन ले लिया है, इसके अलावा अगर हम बात करें टैक्सेस, जो भी गवर्नमेंट को टैक्सेस आपको देने होते हैं, वो क्या होती है? आपकी लाइबिलिटी होती है। वो आपको क्या पे ऑफ करना होता है। इसके अलावा जो आपके क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स मतलब जिनसे आपने क्रेडिट पे सामान खरीदा है। ठीक, और एसेट्स में एक वर्ड और यहाँ पर लिख लो, आपके डेटर्स। ठीक है, डेटर्स का क्या मतलब होता है? कि डेटर्स का वो मतलब है कि आपने किस पार्टी से क्रेडिट पे सामान सेल किया है, किस पार्टी को आपने क्रेडिट पे सामान जिसे आप सेल करते हो। जैसे कि मैंने आदित्य को अपना आइटम क्रेडिट पर सेल कर दिया, तो आदित्य मेरे डेटर बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब मैं आदित्य से पैसे लूंगी इन फ्यूचर, और वो मेरी एसेट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आदित्य जो है, मैं उनके नाम का लेजर बनाऊंगी, और बाद में जब उनसे कैश ले लूंगी तो कैश से मैं रिप्लेस कर दूंगी उनके लेजर को, राइट। तो क्या है कि ये कन्वर्टेड इन कैश है। ठीक है, मैंने आपको बताया कोई भी ऐसी चीज जो फ्यूचर में जाके कैश में कन्वर्ट हो या फिर आपको बेनिफिट दे, वो आपकी एसेट माना जाता है। अब अगर मान लो मैंने भावना से कोई आइटम परचेज कर लिया, आइटम मैंने खरीद लिया है क्रेडिट पर, तो अगर मैं भावना से आइटम कोई भी परचेज करूंगी क्रेडिट पर, तो मुझे उन्हें पेमेंट करना है, मैं उन्हें पे करूंगी। तो आज मैंने उन्हें बोला कि एक काम करो, आप 1 लाख रुपए का आइटम मुझे दे दो, ठीक है, 30 दिन बाद मुझसे पैसे ले लेना। ठीक, तो ये क्या है? मैं उधार पे आइटम लेके आ गई हूँ। क्लियर? और जब आप उधार पर सेल करते हो, जिस पार्टी को करोगे वो डेटर बन जाता है। जब आप उधार पर आइटम खरीद के लाओगे, तो जिस पार्टी से खरीद के लेके आओगे वो पार्टी क्रेडिटर बन जाती है। समझ आया? तो क्रेडिटर को आप पैसा पे करोगे तो वो आपकी लाइबिलिटी है। अभी आज उधार पे सामान ले लिया, 30 दिन बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद पैसे देने हैं। ठीक, ऐसे ही वो आपकी क्या है? लाइबिलिटी है। तो अगर आपने लोन लिया है, ठीक है, और टैक्स वगैरह है, ठीक है, ये और क्रेडिटर्स हैं, वो सब आपकी क्या होती है? लाइबिलिटी का पार्ट होती है। समझ आई ये चीज? यस मैम। ठीक है, कई लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे तो वो चीजें उन्हें समझ आ रही हैं, बट जो लोग नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उनको समझ आ रही है चीजें, क्योंकि उनके लिए नई चीज है, बेसिक से समझ आना चाहिए उन्हें। अगर आप ये चीज अगर आपको समझ आ गई ना, तो अकाउंटिंग में दिक्कत नहीं होगी आपको। क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, उसमें दिक्कत नहीं होगी। समझ आई ये चीज? यस मैम। ओके, अब देखो, बिजनेस की मैंने बता दिया, शुरू करना है कैपिटल लगा के। कैपिटल लगाओगे, अब जो भी आपने कैपिटल लगाई है उसका कुछ ना कुछ आप खरीदोगे। हो सकता है आपने जो कैश लगाया है उसका आप गुड्स खरीद लो, ठीक है, या बिल्डिंग खरीद लो, या फर्नीचर खरीद लो, मशीनरी खरीद लो। ठीक, तो वो सब क्या हो जाता है? आपकी एसेट बन जाता है।
अगर मेरा गारमेंट्स का काम है, ठीक है, मैंने शुरू किया, 2 लाख रुपए का मैंने कैपिटल लगाया और 1 लाख रुपए के मैंने गारमेंट्स जो है परचेज करके रख लिए अपने स्टॉक में, ताकि मैं उसको सेल करूंगी। तो 1 लाख रुपए का जो स्टॉक है मेरे पास, वो मेरे लिए एसेट है। क्यों? क्योंकि मैं उसको सेल करूंगी और उस पे वो कैश में कन्वर्ट होगा और मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक। अगर फर्नीचर में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीद लिया, तो आप ये नहीं बोलोगे कि एक्सपेंस कर दिया आपने। हाँ, उस टाइम के लिए एक्सपेंस है, लेकिन आप सोचो अगर आप 10-20 साल तक अपना बिजनेस चालू रखते हो, ठीक है, तो वो वही फर्नीचर आपका क्या होता है, काम आता रहता है। तो उस फर्नीचर को भी आप अपने बिजनेस में ही काउंट करते हो। ठीक। ऐसी मशीनरी खरीद लिया, ठीक है, वो सारी चीजें जो आपको बेनिफिट देंगी या आपके बिजनेस में लगी हैं, वो सारी चीजें आपके लिए एसेट है, इंक्लूडिंग गुड्स, कैश, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, मोबाइल फोन। और जिस ऐसी पार्टी को अगर आप सेल करते हो क्रेडिट पर, मान लो कोई ऐसा पर्सन आया, ठीक है, उन्होंने बोला कि एक काम करो, मुझे 2 लाख का आइटम आज क्रेडिट पे दे दो, बाद में पैसे ले लेना, तो वो भी आपके लिए क्या है, एसेट है। क्यों? क्योंकि आज वो आपसे सामान लेके चले गए, इन फ्यूचर आपके पास से पैसा आना है, तो इन फ्यूचर वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो एसेट। लाइबिलिटीज, जो आगे जाके 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद पैसा देना है। हो सकता है लोन लिया हो तो लोन देना हो, बैंक से उधार ले लिया हो, ठीक, या शॉर्ट टर्म जो लोन्स वगैरह होते हैं। क्रेडिट कार्ड, जो क्रेडिट कार्ड होता है ना, वो भी आपकी लाइबिलिटी होता है। क्यों? क्योंकि अगर आज आपने अपने क्रेडिट कार्ड से कुछ भी खरीद लिया, अल्टीमेटली आपको पे करना पड़ता है, ठीक है, और अगर आप लेट पे करते हो तो इंटरेस्ट भी लगता है, तो वो भी आपकी लाइबिलिटी है। ठीक। तो कोई भी ऐसी चीज है जो आपको आगे जाके पे ऑफ करना है, टैक्स हो गया, या फिर किसी पार्टी से आपने कहा कि चलो स्टॉक कैश, मैंने 2 लाख रुपए लगाया, मैंने कहा एक काम करती हूँ, मार्केट से 2 लाख रुपए का आइटम क्रेडिट पे ले आती हूँ। तो अगर आप 2 लाख रुपए का आइटम उससे क्रेडिट पे लेके आओगे, तो वो जिस पर्सन से लेके आओगे वो आपके लिए क्रेडिटर बन जाएगा, सेल करोगे अपना आइटम और उसको पे ऑफ कर दोगे। ठीक। तो वो आपकी लाइबिलिटीज हैं, जो भी चीजें आपको इन फ्यूचर पे करना है। इसके बाद आता है एक्सपेंस। अच्छा, एक्सपेंस क्या होता है? अब ये एक्सपेंस का मतलब होता है कि अब देखो, ऐसा नहीं कि एक बार मैंने कैश लगा दिया तो उसके बाद मुझे खर्चे नहीं करने पड़ेंगे अपने बिजनेस में। ठीक। डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ खर्चे करने होते हैं, डेली हो गया, मंथली हो गया, वीकली हो गया। अपने बिजनेस को अगर आपको स्मूथली रन करना है ना, तो कुछ ना कुछ उसमें खर्चे करने पड़ते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर आपने रेंट पे कहीं पर लेके और अपना पूरा सेटअप किया है, तो महीने का रेंट होगा, ठीक है, तो रेंट आपका खर्चा हो गया। मान लो आपने सोचा अभी 2 एम्प्लॉय रख लेते हैं, तो उनकी सैलरी का हर महीने का खर्चा होगा। ठीक। इसके अलावा मान लो आपने सोचा, अच्छा नया है, लाइक नया नया बिजनेस है, कोई जानता नहीं है, चलो थोड़ी सी एडवर्टीजमेंट कराते हैं, न्यूज़पेपर में करा दिया, या फिर मान लो कुछ बैनर वगैरह बनवाया होगा आपने। ठीक। जो भी बैनर या पोस्टर वगैरह जो भी बनवाते हैं, तो जो भी ये वाले खर्चे, ये वाले भी आप करोगे, तो एडवर्टीजमेंट पे जो भी आपने खर्चा किया होगा वो। अब हर महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आएगा, तो वो खर्चा। तो मतलब आपको डेली बेसिस पे, अब ऐसा नहीं होगा कि हाँ आपने आइटम रखा और आइटम के बाद डायरेक्टली आपका सेल होगा, आपके प्रॉफिट आएगा, नहीं। उस प्रॉफिट में से आपके जो ये खर्चे होते हैं ना, रेंट का, सैलरी का, इलेक्ट्रिसिटी का, ये सब आप हटाओगे, अदरवाइज आपको एक्चुअल प्रॉफिट पता ही नहीं लगेगा। ठीक है, मैंने आइटम खरीदा 2 लाख का और सेल कर दिया मैंने 3 लाख में, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। उस 1 लाख के प्रॉफिट के लिए मैंने क्या क्या चीजें की होगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया होगा, ठीक है, रेंट दिया होगा, ठीक, एम्प्लॉयज को सैलरी दी होगी, ठीक है। तो ये सारे खर्चों को आप मतलब इग्नोर नहीं कर सकते अपने प्रॉफिट कैलकुलेशन के टाइम पर। ठीक। तो कुछ ना कुछ चीजें आपकी क्या होती हैं, एक्सपेंसेस का पार्ट होती हैं। मतलब आपको अगर अपने बिजनेस को स्मूथली रन करना है, तो बिजनेस में कुछ ना कुछ खर्चे आपको करने पड़ते हैं। या फिर अगर आप स्टार्ट करोगे बिजनेस, तो कई ऐसे एक्सपेंस है जो कि मंथली हो ही जाते हैं, जैसे रेंट है,
और सैलरी है। अगर आपने किसी को नहीं रखा है बट स्टिल एक लेट्स सपोज आपने कोई हेल्पर रख लिया या कुछ, तो उसका सैलरी या उसका वेजेस वगैरह जो भी है वो आपको पे ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे बिजनेस के खर्चे माने जाएंगे। ठीक, हमें किसके हिसाब से चलना है, हमें एज अ अकाउंटेंट या फिर एज अ ऑपरेटर के हिसाब से चलना है कि अच्छा अगर उनके 5 एम्प्लॉय होंगे तो 5 एम्प्लॉय की सैलरी का खर्चा होगा उनका। ठीक है, अगर उन्होंने रेंट ले रखा होगा तो हर महीने का रेंट का खर्चा होगा, हर महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल जाएगा। अब देखो हमने मोबाइल फोन यहाँ पर दिए थे, ये मोबाइल फोन हमने एसेट दी थी, हमने मोबाइल फोन खरीद के अपने एम्प्लॉयज को दे दिया कि आप ऑर्डर वगैरह लेना है, ठीक है, कॉल करके कस्टमर्स को या जो भी है, एक दे दिया या दो दे दिया, लेकिन अब मोबाइल फोन का बिल भी तो आएगा, तो जो है वो तो मंथली एक्सपेंस है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, मोबाइल फोन बिल। ठीक, तो ये आपका एक्सपेंस का पार्ट हो जाएगा। क्लियर है, ये चीज समझ आ रही है? तो एक्सपेंस क्या होते हैं कि अगर आपको अपने बिजनेस को स्मूथली रन करना है तो कुछ ना कुछ खर्चे करने होते हैं। ठीक है, ये बताओ, मैंने आप लोगों को सिखाया है कि अगर किसी आइटम का यूज किसी एंट्री को पास करने में, ठीक है, अगर आपको क्या करना है, अपने बिजनेस को स्मूथली रन करना है तो आपको कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस, मतलब जो भी आप अमाउंट एंटर करोगे वो सारे एक्सपेंस। अब मान लो एम्प्लॉय है, ठीक है, तो एम्प्लॉय का क्या होता है, मान लो मॉर्निंग इवनिंग की जो टी एक्सपेंस है वो भी काउंट करते हो आप, मतलब ऐसे सारे खर्चे जो अल्टीमेटली आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, वो सारे इंक्लूड करते हो और उसके बाद अपना आप प्रॉफिट निकालते हो। ठीक है, अगर आपने डायरेक्ट निकाल लिया तो वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होगा, बिना आप खर्चों को लेस किए आप अपना प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। ठीक, इसके अलावा मान लो कुछ स्टेशनरी वगैरह का खर्चा हुआ, लाइक पेन ले लिया, ठीक है, या फिर कुछ और, ठीक है, लेट्स सपोज नोटबुक वगैरह है, ठीक है, उसमें सारी चीजें लिखने के लिए, तो वो सारी चीजें आपका एक्सपेंस का पार्ट होती है। ये चीज समझ आई? कैपिटल इन्वेस्ट करोगे, ओनर जो भी इन्वेस्ट करता है फर्स्ट टाइम वही कैपिटल मानी जाती है। 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख जो भी उसने लगाया वो कैपिटल है। क्लियर, कैपिटल का कुछ फॉर्म नहीं है, कुछ टाइप नहीं है, या तो कैपिटल कैश में होगी, या तो ओनर कैश दे देगा 5 लाख, या तो बैंक में दे देगा। ठीक, अब क्या होगा, जो कैश अगर आपके पास आ गया कैपिटल से ही, अगर आपके पास से कैश आया तो वो आपके लिए एसेट है। ठीक, अब एसेट का क्या मतलब है, कोई भी ऐसी चीज जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे, आपके लिए यूजफुल हो, ठीक है, और आप उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज है, जैसे स्टॉक है, ठीक है, वो मैं कैश में कन्वर्ट कर सकती हूँ, एसेट है। बिल्डिंग है, उसको मैं यूज कर सकती हूँ। फर्नीचर, बिजनेस चल रहा है, मैं यूज कर लूंगी। मशीनरी, कंप्यूटर, मोबाइल फोन और डेटर्स, ये सब क्या है, एसेट। लाइबिलिटीज ऐसी चीजें जो मुझे पे ऑफ करनी है, लोन ले रखा है, देना है, टैक्सेस गवर्नमेंट को पे करने होते हैं, क्रेडिटर्स जो है जिनसे उधार पे सामान परचेज करके लाई हूँ उसको पेमेंट करना है, तो ये लाइबिलिटीज। एक्सपेंसेस, अब ऐसा नहीं है कि एक बार 5 लाख रुपए लगा दिए उसके बाद कोई खर्चा नहीं होगा, नहीं, आपको स्मूथली रन करने के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेंस करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे रेंट तो आपका होगा, अगर मान लो आज एक एम्प्लॉय आपने रखा था, थोड़ा एक्सपेंड हुआ बिजनेस, आपने कहा चलो 4 एम्प्लॉयज और रख लेते हैं या 2 और रख लेते हैं, तो उनका सैलरी का खर्चा, थोड़ा बहुत आपने एडवर्टीजमेंट करा दिया, हर महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, मोबाइल फोन लाइक मोबाइल का बिल हुआ, टी एक्सपेंसेस हुए, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, मतलब ये सारी चीजें आपके बिजनेस के एक्सपेंस का ही पार्ट होती है। ठीक है, तो ये आपका एक्सपेंस होते हैं जो आपको स्मूथली रन करने के लिए करना पड़ता है अपने बिजनेस को। अच्छा, अगर रेंट नहीं दोगे, ये भी बहुत जरूरी है, रेंट नहीं दोगे तो फिर आपका उस चीज का, मैंने आपको बताया ना, प्रॉफिट में अगर रेंट को इंक्लूड नहीं करोगे तो करेक्ट प्रॉफिट नहीं निकलेगा। अच्छा, एक और चीज है, मीटिंग एंड होने वाली है, एक बार वापस से ना सभी लोग, आप लोग रीजॉइन कर लो, जितने भी लोग कनेक्टेड हैं अभी 16-17 लोग, फिर हम कंटिन्यू करते हैं सेशन। ठीक है।